तो कल हमने पावर बीआई की इंट्रोडक्शन देखी थी, उसको थोड़ा सा एक रिवीजन करते हैं फॉर द न्यू स्टूडेंट आल्सो. देन वी विल स्टार्ट एक्चुअल पावर बीआई from the from the zip file which I already sent you on a WhatsApp group. वो zip file को डाउनलोड करके एक अपने ड्राइव पे रख लो, किसी सी ड्राइव पे या डी ड्राइव पे उसको रख लो डाउनलोड करके. ठीक है. सो कौन मुझे बता सकता है कि बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है? कल हमने उसके रिगार्डिंग देखा, डिटेल में देखा, एग्जांपल के साथ देखा. तो बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है, आपको क्या समझ में आया बिजनेस इंटेलिजेंस से? एनीवन? स्वाति, विशाल, नितेश, नीलेश. आप में से कोई बताओ. टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है और बिजनेस का जो भी अप एंड डाउन है वो एक बिजनेस एनालाइज किया बिजनेस इंटेलिजेंस जो है वो देखता है. ओके. एनीवन? यस मैडम. बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है? रिपोर्टिंग डाटा को Process of whole business. After in that you have to implement the data, graphical representation of data to represent to the client and understand the data and give overall idea about the business tool. And in that, two or more factors, two or more organization work together to implement that business. That's the short. Okay. So in short, business intelligence is a set of technology which include analysis of a data. After analyzing the data, we give or we extract important factors from the data, KPIs from the data, and represent it in a visualization format or in the form of reports. ठीक है. So extracting important KPIs from your data is nothing but a business intelligence. ठीक है. In short, business के रिलेटेड जो भी बिजनेस रिलेटेड डेटा है उसको एनालाइज करो और डेटा को एनालाइज करके उसमें से KPIs फाइंड आउट कर लो. ठीक है. इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स यू कैन से. ठीक है. सो ये तो होगा बिजनेस इंटेलिजेंस. उसके बाद हमने कुछ कंसेप्ट देखा था, कुछ लेयर्स देखे थे, राइट? बिजनेस इंटेलिजेंस के लेयर्स देखे थे. नो, लेयर्स ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस. डेटा सोर्स लेयर, यस. बेसिकली बिजनेस इंटेलिजेंस जो है ये 3 लेयर पे डिपेंड करता है. बिजनेस डेटा सोर्स लेयर, वेयर हाउस लेयर एंड रिपोर्टिंग लेयर. ठीक है. एज अ बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर हम किस लेयर में आते हैं? हम रिपोर्टिंग लेयर में आते हैं, क्योंकि डेटा रिलेटेड जो एग्जैक्टली काम डेटा इंजीनियर्स कर चुके होते हैं. हमने सिंपल एग्जांपल फार्म का देखा था. ठीक है. सो फार्म क्या है? एज अ डेटा सोर्स है वो. ठीक है. उससे जो प्रोसेस किया हुआ जो भी वेजिटेबल्स रहेगा वो आपका रहेगा वेयर हाउस लेयर. और जो हम प्रोसेस किया हुआ वेजिटेबल्स मार्केट में बेचते हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर को, तो दिस इज अ रिपोर्टिंग लेयर. ठीक है. रिपोर्टिंग लेयर सबसे लास्ट होता है, जो कि डिपेंड करता है आपके स्ट्रक्चर डेटा पे जो कि वेयर हाउस में स्टोर रहता है. ठीक है. वेयर हाउस में स्ट्रक्चर डेटा ही स्टोर रहता है प्रॉपरली. ओके. अगेन हमने कंपोनेंट्स ऑफ पावर बीआई देखे थे, जो एक इम्पोर्टेंट स्लाइड थी जिसमें कुल मिला के 5 कंपोनेंट्स थे. पावर व्यू, सॉरी पावर क्वेरी, पावर व्यू, पावर मैप, पावर क्यूएनए, पावर पिवोट. राइट. तो ये 5 जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है पावर बीआई के वो हमने देखे थे. उसके बाद कुछ वर्जन्स ऑफ पावर बीआई भी देखे थे हमने कि पावर बीआई डेस्कटॉप एक फ्री एप्लीकेशन है, राइट?
yes, and Power BI Pro and Power BI Premium ये लाइसेंसेस अवेलेबल है ऑन द बेसिस ऑफ पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशन. लाइसेंसेस किस लिए चाहिए होते हैं हमें कि रिपोर्ट्स को हमें शेयरिंग कैपेबिलिटी मिलती है लाइसेंस के थ्रू. अगर आप फ्री यूजर है तो आप रिपोर्ट्स को डेवलप कर सकते हो पर उसको शेयर नहीं कर सकते. ठीक है. ओके. So let me share yesterday's PPT also. सो अब जो डेटा जो होता है हम लोग जो कंप्यूटर में कंप्रेस करते हैं उसी टाइप ये पावर बीआई उसी फॉर्म में कंप्रेस करता है कि किसी और फॉर्म में कंप्रेस करता है डेटा. पावर बीआई का एक वर्टीपैक इंजन होता है जो उसके बेसिस पे वो डेटा को कंप्रेस करता है जो बहुत पावरफुल होता है. मतलब उतना कंप्रेस कोई नहीं कर पाता डेटा को. ठीक है. ठीक है. सो ऑनलाइन स्टूडेंट आज आपका फर्स्ट लेक्चर किसका है जरा लोअर हैंड अप करोगे जरा वापस से एक बार. ओके. नरेश, अजय, कुणाल, ऋषिकेश. ओके. सो थोड़ा सा एक 10 मिनट हम रिवीजन लेंगे वापस से क्योंकि फॉर द न्यू स्टूडेंट राइट कि बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है. जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि बिजनेस इंटेलिजेंस एक सेट ऑफ टेक्नोलॉजी होती है जो हमारा डेटा को ट्रांसफॉर्म करती है मीनिंगफुल इंसाइट्स में रिपोर्ट्स के फॉर्म में. ठीक है. तो ये सेट ऑफ टेक्नोलॉजी सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर टूल नहीं कह सकते हम. ये कोलैबोरेशन ऑफ मल्टीपल टूल्स भी हो सकता है राइट. मल्टीपल सोर्सेज से हम डेटा ले सकते हैं. मल्टीपल टूल यूज कर सकते हैं फॉर एनालाइजिंग दैट डेटा. सो ये हम टेक्नोलॉजी कह सकते हैं कि जिसमें बहुत सारे टूल्स एप्लीकेशंस इंक्लूड हो सकते हैं. ठीक है. Again, the next part is the layer of business intelligence is the data source layer, warehouse layer and reporting layer. Basically data source में अलग अलग टाइप के database, cloud storage, then आपकी थर्ड पार्टी डेटा, सेपरेट फाइल्स वगैरह, मल्टीपल सोर्सेज से डेटा आपको कोलैट करते हो डेटा को. देन उस कोलैट किए हुए डेटा को आप एक जगह पे स्टोर करते हो. उसको शेपिंग, आफ्टर द शेपिंग एक्सट्रैक्ट, इससे जो ETL प्रोसेस होता है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोडिंग जिसको हम बोलते हैं, तो ये वेयर हाउस लेयर में जाने तक वो प्रोसेस होता है. जैसे आप अगर स्क्रीन पे देखते हो तो डेटा सोर्स लेयर एंड वेयर हाउस लेयर के बीच में दिस एक्सट्रैक्शन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग, ये 3 पैरामीटर है. सो दिस इज कॉल्ड ETL. इसको कॉमनली ETL भी बोला जाता है कि डेटा सोर्स से पहले डेटा को एक्सट्रैक्ट करो, उस डेटा पे आप ट्रांसफॉर्मेशन करो, मतलब डेटा को शेप करो, क्लीनिंग करो डेटा को, अनयूज डेटा जो है उसको रिमूव कर दो, ओनली यूजफुल डेटा ही रखो, डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में स्टोर करो एंड देन वेयर हाउस में उसको लोड करो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर डेटा. वंस ये डेटा वेयर हाउस में डेटा लोड हो जाएगा, देन विद द हेल्प ऑफ एनी बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स आप उस डेटा से कनेक्ट करो एंड आप रिपोर्ट्स जनरेट करो, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स जनरेट कर सकते हो, मीनिंगफुल इंसाइट्स उस डेटा से निकाल सकते हो. अनलेस एंड अनटिल डेटा जब तक क्लीन नहीं होगा तब तक आप उसमें से मीनिंगफुल इंसाइट नहीं निकाल सकते. सो डेटा क्लीन होना बहुत जरूरी है. डेटा इस प्रोसेस से जाना बहुत जरूरी है. ठीक है. Okay, and as a business intelligence developer, we work on this third step, reporting layer. यहाँ पे हम काम करते हैं. ये 2 लेयर पे डेटा इंजीनियर्स काम करते हैं जो प्योरली डेटाबेस एंड डेटा को हैंडल करते हैं. ठीक है. कोई भी प्रोजेक्ट अगर रहता है, जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो तो वहाँ पे एज अ टीम में काम होता है. तो हो सकता है कि आपकी टीम में 3, 4, 5 लोग हों. डिपेंड करता है कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है. अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, 2 डेटा इंजीनियर्स होते हैं एंड 2 डेवलपर्स होते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर. सो ऐसे करके डेटा इंजीनियर्स डेटा पार्ट संभालते हैं, BI वाले रिपोर्टिंग लेयर संभालते हैं.
ठीक है। सो फर्स्ट 2 लेयर्स डेटा इंजीनियर संभालते हैं, थर्ड लेयर है जो है बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर संभालता है। ओके, देन हमने पावर बीआई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखी थी कि पावर बीआई हम यूज करते हैं एज अ रिपोर्टिंग टूल ओवर हियर। ठीक है, पावर बीआई जैसे अलग बहुत सारे टूल्स भी मार्केट में, जैसे टैबलू है, क्यूलिक्स है, लूकर्स है, बहुत सारे टूल्स मार्केट में, स्टिल वी आर यूजिंग पावर बीआई। उसका रीजन भी हमने देखा था कि पावर बीआई एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। सो ट्रस्ट फैक्टर एंड अपडेट एंड सपोर्ट के रिगार्डिंग माइक्रोसॉफ्ट सबसे आगे है। सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने एक्सेल का लिया था, तो एक्सेल बहुत टाइम से यू लोग यूज कर रहे हैं और आगे भी यूज करते रहेंगे, राइट। सो ऐसा नहीं होता है कि कोई टूल मार्केट में आता है, कुछ दिन चलता है, बंद हो जाता है। सो माइक्रोसॉफ्ट इज नॉट लाइक दैट। टूल्स में अपडेशन आते चलते हैं, बस आपका नॉलेज आपको एज पर टाइम आपको अपडेट रहना पड़ता है बस टाइम के साथ। ठीक है, पावर बीआई में मंथली अपडेट्स आते हैं, मंथली कोई नया फीचर लॉन्च होता है, कुछ कहाँ कहीं पे थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है कि एक इस महीने में जो आपको चैलेंज लगता हो, अगले महीने में उस पर कुछ सोल्यूशन पावर बीआई निकालता है। ठीक है, पावर बीआई की एक कम्युनिटी भी है माइक्रोसॉफ्ट की, जहाँ पे कम्युनिटी पे बहुत सारे लोग जो भी सॉल्यूशंस या कोई भी जिसको जिसको कुछ इश्यू आते हैं तो कम्युनिटी पे वो पोस्ट करते हैं, और बहुत सारे डेवलपर्स वहाँ पे मिलके उस सॉल्यूशंस पे कुछ उस प्रॉब्लम पे कुछ सॉल्यूशन अगर मिलता है तो वो वहाँ पे पोस्ट करते हैं। ठीक है, अगेन वहाँ पे कुछ सजेशन रहेगा हमारी तरफ से, मतलब डेवलपर की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट की, ये पर्टिकुलर बग्स है या ये इशू है इस टूल में, जब हम ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन या कोई पर्टिकुलर थिंग यूज कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत आ रही है, तो वो हम इशू रिपोर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट को, और माइक्रोसॉफ्ट उसके ऊपर हमें सजेशंस या जो नेक्स्ट अपडेट उनका आता है तो उसमें वो डेफिनेटली उसके ऊपर कुछ सजेशन हमें देते हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली वी हैव अ सपोर्ट टीम आल्सो, कम्युनिटी आल्सो टू हेल्प अस। सो हम यहाँ पे अकेले नहीं है, जैसे हम टूल कोई सीखते हैं कभी कभी, जैसे मैं अगर एग्जांपल दूँ तो लूकर जो टूल होता है तो उसके रिलेटेड कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं, ना यूट्यूब पे अवेलेबल है ना कहीं पे। आप जब एग्जैक्टली कंपनी में जाते हो तभी आप वो टूल को सीख पाते हो। ठीक है, तो जो हम बैकअप रिसोर्स बोलते हैं ना, कि किसी टूल्स में आप अगर आप स्टक हो जाते हो किसी प्रॉब्लम्स में, तो आपको ढूंढने के लिए भी कुछ चाहिए, राइट। जैसे आप गूगल कर सकते हो, कुछ को कहीं पे सर्च कर सकते हो या किसी और को पूछ सकते हो। सो वैसे पावर बीआई में बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल है, बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल, बहुत सारे हेल्पलाइन कम्युनिटी अवेलेबल है, तो आप स्टक होते हो तो सॉल्यूशन डेफिनेटली मिल ही जाता है। ठीक है, दूसरी बात, पावर बीआई जो है 2015 से मार्केट में है लगभग, तब से लेके लीड कर रहा है पावर बीआई मार्केट में अदर्स कम्पिटिटिव जो उसके साथ टूल्स है, जैसे लुकर्स मैंने अभी एग्जांपल दिया, या टैबलू जो है उससे। देन पावर बीआई किसके लिए है? फॉर डेवलपर्स, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, आईटी प्रोफेशनल एंड बिजनेस एनालिस्ट, इन लोगों के लिए पावर बीआई है। तो इनमें से कोई भी पावर बीआई को यूज कर सकता है। ठीक है, सो हम किस कैटेगरी में आते हैं? हम डेवलपर्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वन इज कुछ कंपोनेंट्स है पावर बीआई के। जैसे जैसे हम स्टडी करेंगे पावर बीआई का, तो वैसे वैसे हमें पता चलता जाएगा कि कौन से कंपोनेंट से हम काम कर रहे हैं। मैं उस टाइम पे बताते जाऊंगा आपको, बट मेक श्योर कि आपको ये कंपोनेंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, इंटरव्यू आपका स्टार्ट रहेगा, एज अ फ्रेशर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा कि पावर बीआई के कंपोनेंट्स कौन से हैं। ठीक है, देन हमने कुछ वर्जन्स देखे थे पावर बीआई के, जैसे पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है, ये अपना माइक्रोसॉफ्ट का जो स्टोर होता है वहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से पावर बीआई डेस्कटॉप। इट इज़ अ फ्री एप्लीकेशन, कोई भी इसको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकता है, कोई चार्जेस इस पे नहीं है। चार्जेस कहाँ पे हैं? जब ये पावर बीआई प्रो एंड प्रीमियम, ये जो लाइसेंस हमें परचेस करने होते हैं फॉर द शेयरिंग पर्पज, रिपोर्ट्स को डेवलप करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन में या यूजर्स को वो रिपोर्ट शेयर करनी पड़ती है हमें, उसके लिए ये लाइसेंस जरूरी होते हैं। एंड लाइसेंस जरूरी इसलिए भी होते हैं कि अगर आप रिपोर्ट को शेयर कर रहे हो, डेटा को शेयर कर रहे हो किसी के साथ, तो डेटा सिक्योरिटी भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है। तो उस डेटा सिक्योरिटी को लाइसेंस में प्रॉपरली मैनेज किया हुआ है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप डेटा पे भी प्रॉपरली सिक्योरिटी लगा सकते हो। जैसे मुझे किसी पर्टिकुलर यूज़र को, एक यूज़र मेरा ऑस्ट्रेलिया में है, एक फ्रांस में है, तो मुझे ऑस्ट्रेलिया के यूज़र को ही ऑस्ट्रेलिया का ही डेटा दिखाना है, फ्रांस के यूज़र को फ्रांस का ही डेटा दिखाना है। तो
दोनों यूजर्स को एक दूसरे के साथ जो डेटा रहेगा वो दो ही देख नहीं सकते। अगर आप किसी कंपनी में हो, वहाँ पे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, तो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट उसी डिपार्टमेंट का डेटा ही देख सके, राइट। एक ही रिपोर्ट रहेगा, बट उस रिपोर्ट्स पे सिक्योरिटी आप अप्लाई करोगे तो अगर उस यूजर ने, मान लो कि किसी एक डिपार्टमेंट का मैन्युफैक्चरिंग का बंदा है, तो मैन्युफैक्चरिंग की जो ईमेल एड्रेस रहेंगे, तो उस बंदे ने अगर लॉगिन किया रिपोर्ट देखने के लिए, तो उसे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का ही डेटा दिखेगा आउट ऑफ टोटल। रिपोर्ट्स में सारा डेटा रहेगा, बट उसको देखते समय सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का ही दिखेगा फिल्टर आउट होके, ठीक है। सो यहाँ तक आप सिक्योरिटी उस पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पेज लेवल सिक्योरिटी भी होता है, जैसे मल्टीपल पेजेस आप रिपोर्ट्स में डेवलप करते हो, तो कौन सा पेज किस यूजर्स को दिखाना है, इस यहाँ तक भी आप सिक्योरिटी लगा सकते हो। तो ये जो डेटा सिक्योरिटी है, डेटा शेयरिंग है, रिपोर्ट शेयरिंग है, ये लाइसेंस के थ्रू पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए लाइसेंस ज़रूरी होते हैं। जब आप रिपोर्ट्स को शेयर करते हो, उस पर आपको सिक्योरिटी लगानी होती है तब, ठीक है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि कौन सा लाइसेंस किस कंपनी को चाहिए होगा, ये कंपनी खुद डिसाइड करती है एज पर यूजर्स के हिसाब से, राइट। मेरे पास 10 यूज़र रहेंगे या मेरे पास 500 यूज़र है, तो मैं उसके हिसाब से लाइसेंस परचेस करूँगा, क्योंकि प्रो जो है ये $10 पर यूज़र के हिसाब से आता है, वही प्रीमियम जो है लगभग 4-5 हज़ार USD डॉलर पर मंथ के हिसाब से चार्ज होता है। तो कंपनी कितनी बड़ी है, कितने यूजर्स है उसमें, उसके हिसाब से लाइसेंस चूज किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 लोग ही है तो कंपनी प्रीमियम खरीद ले, ठीक है। तो $5,000 मतलब बहुत बड़ी अमाउंट होती है, राइट। तो कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करने से पहले उसका बेनिफिट भी देखती है, राइट। कंपनी ऐसे ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करती कहीं पे भी, ठीक है। तो यही हमने कुछ कॉम्पिटिटिव टूल्स भी देखे थे, जैसे पावर बीआई के रिलेटेड में बात करूँ तो टैबलू, क्यूलिक सेंस, लूकर, माइक्रो स्ट्रेटेजी, टिपको, IBM, अमेजॉन क्विक साइट एंड गूगल डेटा स्टूडियो, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स है मार्केट में जो पावर बीआई जैसे ही बिजनेस इंटेलिजेंस टूल एज अ काम करते हैं, रिपोर्टिंग टूल एज अ काम करता है। बट मैं अगर बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज पावर बीआई को अडॉप्ट करती है, क्योंकि उसका जो इंटरफेस है वो इजी टू यूज़ है, इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर आपको एक्सेल आती है तो एक्सेल से सिमिलर ही पावर बीआई का इंटरफेस है। एक्सेल पे अगर पकड़ है आपकी तो पावर बीआई सीखने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी कुछ भी, क्योंकि मल्टीपल फंक्शंस आपको पता होंगे। क्योंकि पावर बीआई में जब हम डीपली अंडरस्टैंड करेंगे कंसेप्ट, तो वहाँ पे एक लॉजिक बिल्डअप करने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन नाम की एक लैंग्वेज यूज़ की जाती है। कोडिंग हम कह सकते हैं, नॉर्मल जैसे रेगुलर जो कोडिंग होता है जैसे पाइथन वगैरह का, वैसे कोडिंग नहीं होता, वो सिंपल कोडिंग होता है फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग द कैलकुलेशन, ठीक है। जैसे मुझे अगर किसी कॉलम का सम करना है, तो मैं सम फंक्शन, जैसे एक्सेल में मैं सम लिखता हूँ, तो वैसे मुझे एक फॉर्मूला डालना पड़ता है। तो वो फॉर्मूला अगर आप एक्सेल आपको पता है, सो कंपेरेटिवली वो अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी पड़ेगा आपको, राइट। अगर नहीं पता है तो इट इट डजेंट मैटर, आपको बेसिक एक्सेल भी आता रहेगा तो भी इट इज इनफ, मोर देन इनफ। एक्सेल में एक्सपर्टीज ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देन कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पावर बीआई है, जैसे विजुअलाइजेशन, डेटा सेट्स, रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स एंड टाइल्स। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स भी आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है एज अ फ्रेशर, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो पावर बीआई के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है। तो विजुअलाइजेशन मतलब इनिशियली पावर बीआई जब आप स्टार्ट करते हो रिपोर्ट जनरेट करना, तो विजुअलाइजेशन लेयर से लेके डेटा सेट लेयर तक, जब आप रिपोर्ट को पब्लिश करते हो या रिपोर्ट को आप क्लाउड पे स्टोर करते हो, वहाँ तक जो जो कंपोनेंट्स है इंपॉर्टेंट, ये हर एक कंपोनेंट्स है। जैसे कुछ कंपोनेंट्स पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर के, और कुछ कंपोनेंट्स पावर बीआई रिपोर्ट जनरेट होने के बाद जिस रिपोर्ट को आप शेयर करते हो दूसरे यूजर के साथ, वहाँ के कुछ कंपोनेंट्स हैं। तो जैसे जैसे हम सिलेबस आगे बढ़ेगा, कंपोनेंट्स हम स्टडी करेंगे, तब उस टाइम पे मैं बताऊंगा कि ये कंपोनेंट जो विजुअलाइजेशन का जो कंपोनेंट है ये वाला है, राइट। डेटा सेट मतलब कहाँ डेटा सेट उसको बोला जाता है, या अभी ये नाम चेंज होकर सिमेंटिक मॉडल हुआ है उसका, राइट। तो वो सिमेंटिक मॉडल कहाँ पे है ये मैं आपको दिखाऊंगा जैसे स्क्रीन पे कि दिस इज सिमेंटिक मॉडल है, ठीक है। जब हम ये चीज़ें करेंगे, हम खुद उस रिपोर्ट्स को बनाएंगे, तो चीज़ें बहुत सारी क्लियर होगी। अभी थोड़ा सा मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, क्योंकि आई नो पावर भी है, सो मुझे एक्सप्लेन करने के लिए कुछ इतना दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन आपके लिए पूरा पावर भी नया ही है अभी, सो कुछ चीज़ें आपको समझ रही होगी, कुछ चीज़ें समझ भी नहीं रही होगी। सो
ऐसा कुछ नहीं है कि अभी नहीं समझा तो आगे भी नहीं समझेगा। डेफिनेटली आगे भी आपको समझ आ जाएगा। जैसे जैसे हम रिपोर्ट्स बनाना स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएगी। ठीक है। सो कल मैंने DA7 का जो व्हाट्सअप ग्रुप है वहाँ पे एक अभी मैं थिंक अभी मैंने शेयर किया एक व्हाट्सअप पे एक जिप फाइल मैंने शेयर की। ठीक है। तो उस जिप फाइल को क्या करना है अपने को, आपके किसी भी फोल्डर में उसको आप सेव कर लो किसी भी ड्राइव में और उसको अनजिप करके वो फोल्डर वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। हम एक ऐसा प्रोसेस रखेंगे कि जैसे जैसे हम रिपोर्ट्स बनाएंगे आप साइमल्टेनियसली रिपोर्ट्स को बनाओ। ठीक है। ताकि हम थोड़ा टाइम देंगे, जैसे कि मैं कुछ कंसेप्ट बता रहा हूँ आप उस टाइम पे स्क्रीन पे ध्यान दो और मैं आपको टाइम दूंगा कुछ करने के लिए, तब आप जो बैकलॉग है उसको रिकवर कर लेना। ठीक है। या कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा तो पहले हम कंसेप्ट समझ लेंगे फिर करेंगे। ठीक है। बट साइमल्टेनियसली करते रहेंगे तो वो बेटर रहेगा आपके लिए भी, ताकि एकदम से करने जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे करते रहोगे साइमल्टेनियसली साथ में तो अंडरस्टैंड होती रहेगी कंसेप्ट। ठीक है। और मैं ऑनलाइन स्टूडेंट को भी बोलूँगा कि सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे आप रिलाई मत करना। आप यहाँ पे जैसे अपन ऑनलाइन सीख रहे हैं तो साथ में आप अगर करेंगे तो बेटर रहेगा। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि हर एक जन को पॉसिबल रहेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई करो कि आप क्लास में जैसे जैसे हम कर रहे हैं काम वैसे वैसे साथ में ही करते चलो। ठीक है। इज इट ओके ऑनलाइन स्टूडेंट? Yes. Yes, sir. और भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन सबने इंस्टॉल कर लिया है? Yes. ओके। मैं यस नरेश आप कुछ बोलना चाहते हो? नरेश। हेलो। ठीक है। आज जो नए स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हुए हैं मे बी उनके पास डेटा सेट नहीं होगा या उन्होंने पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी इंस्टॉल नहीं किया होगा। बट दिस इज रिकॉर्डेड, मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेक्चर के बाद आप डेफिनेटली पावर BI डेस्कटॉप इंस्टॉल कर लीजिए और जो भी आज हम कवर कर लेंगे आप उसको इम्प्लीमेंट कर लेना आपके साइड से। इज इट ओके? I'm sorry, sir. I had a problem with work. यस नरेश बोलो। Audible to you now? Yeah. हेलो। Yes. Am I audible to you now? यस यस यू आर ऑडिबल। Uh, Hi, sir. हाँ नरेश बोलो। So, जी मैं एक्चुअली पूछ रहा था कि सीक्वल वगैरह इसमें है, मतलब उसके कम कहाँ तक जाते हैं, मतलब जो लेवल रहती है सीक्वल की। मैं अगर हेलो। आप सीक्वल के बारे में पूछ रहे हो क्या? यस यस। डेक्स में यूज होता है आई थिंक। नहीं डैक्स में सीक्वल पावर नहीं यूज होता। अच्छा। तो सीक्वल इंफॉर्मेशन। सीक्वल इज कंप्लीटली डिफरेंट एस्पेक्ट है। एसक्यूएल डेफिनेटली ओके एसक्यूएल आपका कवर होगा वंस पावर बीआई ओके फिनिश होगा तो एसक्यूएल आपका स्टार्ट होगा। बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि यू नीड टू हैव एसक्यूएल नॉलेज टू लर्न पावर बीआई। इट इज नॉट मैंडेटरी, ओके। बट इट इज ऑलवेज प्लस पॉइंट इफ यू हैविंग द एसक्यूएल नॉलेज। यस ओके। डेफिनेटली क्लास में वो कवर हो जाएगा। एसक्यूएल अगर हो मतलब हुआ है तो डेफिनेटली कि मुझे एक्सप्लेन करने के लिए इजी जाएगा कंसेप्ट, क्योंकि आपको बहुत सारी कंसेप्ट पता होंगी। लेकिन यस कोई यस। बात नहीं, हम कंसेप्ट्स को यहाँ अंडरस्टैंड कर लेंगे और एसक्यूएल में आपकी रिवीजन हो जाएगी उसकी। ठीक है। ओके ओके सर। या Sir, I just wanted to know more about the DAX function in the Power BI. Could you please give me a short brief details on that? डैक्स। Yes, yes. Okay, definitely we give you a details when we are on In a that short particular. detail, I just wanted to know overall, means the structure of that.
सी पावर बीआई में 200 प्लस डेटा एनालिटिक एक्सप्रेशंस है जो हम Okay. कैलकुलेशंस में यूज करते हैं। Okay. ठीक है, तो क्लास में हम मोस्टली जो इम्पोर्टेंट डैक्स फंक्शंस है जो Okay. मल्टीपल टाइम्स आप यूज करते हो डे टू डे ऑपरेशंस में, तो वो Okay. डैक्स फंक्शन हम कवर कर लेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम डैक्स ऐसा कंसेप्ट है जो आपको सेल्फ स्टडी भी उसका बहुत सारा करना पड़ता है। Yes, sir. I ओके, agree with that. क्योंकि Yeah. जैसे एसक्यूएल है, एसक्यूएल के कंसेप्ट आपको पता होने से जरूरी नहीं है, आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है बहुत सारी। Practice करनी है. यस, तो बराबर. वैसे ही डैक्स है, आपको कंसेप्ट भले ही पता हो लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक Okay. चीज़ों को क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगता है और एक्सपर्टीज Time हासिल लगता करने है. के लिए भी टाइम लगता है, राइट? Exactly. Yes, yes. तो डेफिनेटली हम डैक्स के ऊपर जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस रहेंगे वो कवर कर लेंगे। मैं Okay. बहुत ट्राई करूंगा कि डैक्स रिलेटेड क्यूरीज जो रहेंगी आपकी वो डेफिनेटली सारे एस्पेक्ट को टच कर दूंगा। ठीक है, Okay. तो जब वंस डैक्स हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा एक्चुअल जब हम सिलेबस में, तो Okay, sir. एटलीस्ट आपको इतना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो बेसिक डैक्स है उसके थ्रू आप लॉजिक बिल्डअप कर सकते हो। Yes, yes. ओके, Got it. ओके, एंड वंस जैसे जैसे मैं तो जब डैक्स हम शुरू करते हैं तो जो डैक्स के फंक्शन है, जैसे डैक्स गाइड का एक वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट्स में बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, डैक्स के सारे फंक्शंस वहाँ पे हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि जैसे जैसे आप हर दिन 5 फंक्शंस, आप कोई भी डैक्स फंक्शन कोई 5 फंक्शंस आप वहाँ से पढ़ लो डेली। एक रूटीन बना लो, जब तक क्लास चल रहा है कि मैं डेली 5 फंक्शंस वहाँ से पढ़ लूंगा, तो महीने डेढ़ महीने में आप सारे फंक्शंस को टचअप कर पाओगे। क्योंकि Okay. एक बार आप सारे फंक्शंस को जस्ट देख लोगे, अंडरस्टैंड कर लोगे, जब अपन लॉजिक बनाते हैं ना, तो क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आता है हमारे पास तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस फंक्शंस को यूज करने से क्या आउटपुट मिलेगा। और क्योंकि ये तब तक पता नहीं चलेगा हमें कि जब तक हम उस फंक्शन को हमें पता ही नहीं है, राइट? तो एटलीस्ट वो Yes. फंक्शन हमें पता होना चाहिए कि भाई ये फंक्शन यूज करने से मुझे ये आउटपुट मिल सकता है, तभी आप एक लॉजिक जो रहेगा वो लॉजिक बिल्डअप कर सकते हैं, Build up कर सकते, right? राइट? तो ऑब्वियसली Yes. कि हर हर कोई इतने सारे डैक्स फंक्शंस बाय हार्ट नहीं कर सकता, सबको गूगल की या किसी न किसी की हेल्प तो लेनी पड़ती है, बट जरूरत पड़ती एटलीस्ट है, yeah. एटलीस्ट गूगल सर्च करने के लिए भी तो हमें पता होना चाहिए कि क्या सर्च करना है, Knowledge चाहिए. यही. राइट? एटलीस्ट या Exactly. चैट जीपीटी Exactly. पे जाके भी सर्च करने से, जब हम चैट जीपीटी भी यूज करते हैं तो चैट जीपीटी को भी बेबी फूडिंग जैसे करते हैं हम, स्पून फीडिंग वैसे ही करना पड़ता है कि भाई मेरे पास एक टेबल है, उसमें ये 2 कॉलम है, मुझे ऐसे ऐसे रिजल्ट चाहिए। तो जब Yes. तक फंक्शंस आपको पता नहीं होंगे तब तक आप यू आर नॉट एबल टू टाइप इन गूगल आल्सो, राइट? आप गूगल भी Yes. नहीं कर Yes. पाओगे उसको। ठीक है, इसलिए Exactly. फंक्शंस की जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसलिए रूल्स बना लो, जब से डैक्स हम एक्चुअल पढ़ना शुरू करेंगे तो रोज 5 डैक्स उस पर्टिकुलर साइट से जाके पढ़ लो। मैं उस पर एक्सपर्टीज Okay. हासिल करने की नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि जाके देख लो, पढ़ लो और आउटपुट क्या आ रहा है वो समझो उसमें। ठीक है, Mm. Yes, sir. Thank you so much. ओके, एनीथिंग एल्स नरेश? No, sir. It's fine. Thank you. ठीक है, तो लेट्स से वो जिप फाइल डाउनलोड कर ली सबने? ठीक है, डाउनलोड कर ली ना? एक फोल्डर में उसको रख लो, एक ड्राइव पे रख लो, किसी भी सी या डी या कहीं पे भी आपको जहाँ पे रखना है वहाँ पे उस जिप फाइल को रखो और वहाँ पे उसको एक्सट्रैक्ट कर लो, एक्सट्रैक्ट हियर करके। ठीक है, आप लैपटॉप नहीं लाए? नहीं सर, मैंने लिया। अच्छा, लिया नहीं है क्या अभी? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। जिन लोगों को पॉसिबल है वो करो मेरे साथ, जिनको पॉसिबल नहीं है वो रिकॉर्डेड लेक्चर से कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो लेट्स से मैं ठीक है, मैंने ये जो फोल्डर है मेरा एडवेंचर वर्क का, ये फोल्डर डी ड्राइव में मैंने रखा हुआ है एडवेंचर वर्क, और उसमें अगर मैंने देखा तो मल्टीपल टेबल्स है मेरे पास। ठीक है, इस पर्टिकुलर जो
फाइल है, अगर मैंने इस फाइल का फॉर्मेट चेक किया तो ये डॉट सी एस वी फाइल है, ये एक्सेल नहीं है, ये डॉट सी एस वी फाइल्स है। तो मैं अभी पावर बी आई ओपन कर रहा हूँ, लेट्स ओपन पावर बी आई। ठीक है, तो पहले थोड़ा पावर बी आई का जो यूआई है उसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, सो वंस आप पावर बी आई डेस्कटॉप को डाउनलोड करते हो माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर से, अब जब उसको ओपन करते हो तो लेट्स से यहाँ पे मैं इसको साइन आउट कर रहा हूँ। जब आप ओपन करोगे तो वी विदाउट साइनिंग होता है, मतलब आपको साइन इन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कुछ भी इस रिपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए। साइन इन कब लगता है, जब आपके पास कोई लाइसेंस हो, तो उस लाइसेंस के क्रेडेंशियल से आप इस पर्टिकुलर फाइल को लॉग इन कर सकते हो, क्योंकि उसी क्रेडेंशियल से हम रिपोर्ट्स को पब्लिश करते हैं क्लाउड्स पे। ठीक है, जो रिपोर्ट ये जो आप यहाँ पे बनाते हैं उनको एक्चुअल स्टोर किया जाता है क्लाउड पे। सो पावर बी आई सर्विसेज नाम की एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है, जहाँ पे आप इन रिपोर्ट्स को स्टोर करते हो और वहीं से आप मैनेज करते हो कि रिपोर्ट्स किसको दिखानी है, किसको नहीं दिखानी है, किसको शेयर करनी है, किसको डेटा सिक्योरिटी अप्लाई करनी है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे मैनेज करते हो। ठीक है, सो पावर बी आई डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो होता है, जो आप इंडिविजुअली आपके सिस्टम पे इंस्टॉल करते हो, दिस इज फॉर डेवलपिंग द रिपोर्ट्स। यही यहाँ पे बेस होता है, आप डेटा को यहाँ पे पुल करते हो और उसके पुल किए हुए डेटा के बेसिस पे आप रिपोर्ट जनरेट करते हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर का जो ऑप्शन है, देखो ये फाइल, होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, ये सिमिलर टू एक्सेल ही है मेरा, राइट। जैसे मेरे पास एक्सेल में ये मेनू बार होता है, वैसे ही ये पावर बी आई में भी ये मेन्यू बार है। अगर मैं कुछ, जैसे मैं होम पे हूँ तो मुझे होम के अंदर के कुछ ऑप्शंस है वो यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, तो ऊपर का जो ये ऑप्शंस है जैसे होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, इसको हम बोलते हैं मेनू बार्स। ठीक है, ये मेनूज है, मेन मेनूज पावर बी आई के, और हर एक मेनू के अंदर उसके सब ऑप्शंस है। जैसे होम में मेरा गेट डेटा है, एक्सेल वर्क, ये जो भी यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये ऑप्शंस मेरे होम मेनू में। अगर मैं इंसर्ट पे जाता हूँ तो इंसर्ट में ऐसे कुछ विजुअल्स वगैरह मुझे इंसर्ट करने हैं, उस पर इमेजेस इंसर्ट करनी है, कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करना है रिपोर्ट्स के अंदर, तो ये इंसर्ट के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, मॉडलिंग जो टैब होता है, उस मॉडलिंग टैब में आपको कुछ टेबल क्रिएट करने हैं तो टेबल क्रिएशन आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे कुछ न्यू पैरामीटर ऑप्शन है, ये भी हम डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इज दिस न्यू पैरामीटर एंड ऑल दिस थिंग्स। जब हम एक्चुअल में रिपोर्ट बनाना शुरू करेंगे तो ये ऑप्शंस को हम टच अप करेंगे, हर एक ऑप्शंस को, कि ये ऑप्शन किस लिए है, वो ऑप्शन किस लिए, जो भी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस लगते हैं जो डेवलपिंग के टाइम पे आपको यूज होता है मोस्टली। ठीक है, देन व्यू ऑप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जैसे बुक मार्क, सिलेक्शन पेन एंड फिल्टर्स, ये तीन इंपॉर्टेंट है। सिंक स्लाइसर्स भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम एक्चुअल में देखेंगे। ठीक है, अभी जस्ट एक ओवरलुक ले लो कि हर एक ऑप्शंस के अंदर क्या क्या सब ऑप्शंस है। ठीक है, और आज जब आप घर पे भी इसको ओपन करोगे तो थोड़ा इसको एक बार देख लो, हर एक जांच लो कि कहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, क्लिक करने के बाद क्या ओपन हो रहा है, कौन से ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको। ठीक है, जस्ट एक, जैसे बोलते हैं ना, किसी कोई भी नया टूल आप अगर ओपन करते हो तो उस टूल में एक बार देख लो क्लिक करके सब जगह पे, ये यहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या है, एक बार ढूंढ लो सब जगह। ठीक है, देन ये दिस इज एक्सटर्नल टूल। आप अगर कोई एक्सटर्नल टूल्स लेते हो, जैसे डेक्स स्टूडियो हो गया या ब्रावो हो गया या पावर बी आई हेल्प हो गया, ऐसे कोई एक्सटर्नल टूल्स होते हैं पावर बी आई को छोड़ के, कोई एक्सटर्नल टूल्स होते हैं थर्ड पार्टी के, जिसको आप यूज करते हो परफॉर्मेंस के लिए या ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज करते हो। नॉट मैंडेटरी, बट आप यूज कर सकते हो किसी एक्सटर्नल टूल्स को भी इसके साथ, पावर बी आई के साथ। ठीक है, बट पावर बी आई इंडिपेंडेंटली इतना सक्षम है, मैं बोलूँगा कि वो खुद एनालाइज या ऑप्टिमाइज कर लेता है चीज़ों को। ठीक है, ये तो हो गई ये फर्स्ट मेनू बार की बारी। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट मेरे पास एक रिपोर्ट व्यू है। अगर मैं कोने में अगर उस पर होवर करूँ, दिस इज माई रिपोर्ट व्यू। उसके नीचे आता है टेबल व्यू, जिसमें
जो टेबल्स आप पावर बीआई में लोड करते हो या पावर बीआई में जो टेबल्स आपको दिखते हैं तो टेबलर फॉर्मेट में यहाँ पे डेटा आपको दिखता है। तो ये टेबल व्यू होता है। उसके बाद आता है मॉडल व्यू। मल्टीपल टेबल्स के बीच में आपको रिलेशनशिप या मॉडल जो क्रिएट करते हैं तो ये इस पर्टिकुलर व्यू में करते हैं, मॉडल व्यू में। और ये नीचे एक डैक्स क्यूरी व्यू एक नया आया हुआ है जिसमें आप क्यूरीज को रन करके चेक कर सकते हो। दिस इज द प्रीव्यू फीचर, ये अभी तक इम्प्लीमेंटेड नहीं हुआ है। नहीं, ये प्रीव्यू फीचर है, ये अभी तक आप मतलब ये आपके फाइल में है लेकिन वो ऑन नहीं किया हुआ है, इसलिए वो आपको दिखाएगा नहीं बाय डिफॉल्ट। एक्सटर्नल टूल्स एक्सटर्नल नहीं, एक्सटर्नल में नहीं है, डैक्स स्टूडियो वो ऑप्शंस में रहता है, मैं बताऊंगा आपको जब हम। ठीक है, तो ये एक फोर्थ व्यू नया न्यूली एडेड हुआ है पावर बीआई में। तो ये जो तीन मैं बोलूंगा, ये तो तीन व्यू है, रिपोर्ट व्यू, डेटा व्यू, सॉरी टेबल व्यू एंड मॉडल व्यू। इन तीन व्यू के बेसिस पे पावर बीआई प्रॉपरली मैं कहता हूँ कि इन तीन व्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। एक प्रोसेस होता है, जैसे सबसे पहले डेटा को पुल करो, डेटा को क्लीन करो, मॉडल क्रिएट करो एंड देन रिपोर्टिंग करो। तो जो सबसे ऊपर वाला जो रिपोर्ट व्यू है ना, ये सबसे लास्ट में यूज होता है, जब ये सारे व्यूज के थ्रू आप काम करके यहाँ पे पहुंचते हो। तो रिपोर्ट व्यू मतलब सबसे लास्ट में आपको रिपोर्ट जनरेट करना पड़ता है। कब? जब आप डेटा पुल कर लेते हो, उसकी क्लीनिंग या शेपिंग कर लेते हो, मॉडल क्रिएट कर लेते हो, और उसके बाद फिर रिपोर्ट करने हमें क्रिएट करना पड़ता है। क्योंकि जब तक मॉडल क्रिएट होगा नहीं, आपका डेटा या आपके रिपोर्ट्स के जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स प्रॉपर्ली आपको शो नहीं होंगे, वैलिडेट नहीं होगा रिजल्ट्स। जैसे मुझे कैलकुलेट करना है कि एक मेरे कस्टमर का कितना सेल है, तो अगर आपके पास मॉडल बना नहीं है प्रॉपर्ली, तो उस कस्टमर के लिए लेट्स से अगर एक्चुअल में सेल उसका 20 मिलियन है और आपके मॉडल में दिखा रहा है कि उसका 10 मिलियन ही सेल दिखा रहा है, सो दिस इज नॉट राइट कि जो रिपोर्ट है उसने हमें ऑलवेज करेक्ट वैल्यू दिखानी चाहिए। क्योंकि रिपोर्ट हम जिस क्लाइंट के लिए डेवलप कर रहे हैं वो ये नहीं चाहेगा कि उसका रिपोर्ट उसको रॉन्गली वैल्यू शो करे। ठीक है, तो डेटा वैलिडेशन या रिपोर्ट की वैल्यूज को वैलिडेट करना भी हमारा काम होता है एज अ बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर या एज अ डेटा एनालिस्ट, कि जो हम कर रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, जो रिपोर्ट हम बना रहे हैं, वो आउटपुट सही दे रहा है क्या, रिपोर्ट की वैल्यूज बराबर दे रहा है क्या। क्रॉस चेक भी हमें करते रहना पड़ता है साइमल्टेनियसली वैल्यूज को भी। ठीक है, तो उसके लिए भी वे आउट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी रिपोर्ट्स पे काम करते हो तो आप क्या जांच करते हो कि लेट्स से आप सैंपल जो होते हैं, जैसे कि लेट्स से मान लो कि आप क्लाइंट से ये उसका कुछ एक सैंपल मंगा लेते हो। जैसे रिजल्ट्स की जो लिस्ट होती है ना, फॉर एग्जांपल आप एक मंथ सेलेक्ट कर लेते हो और आप क्लाइंट को बोलते हो कि इस मंथ का जो क्लाइंट को रिक्वायरमेंट होती है रिजल्ट्स की, वो रिजल्ट आप मुझे दे दो। ठीक है, ताकि आप वैलिडेट कर पाओ कि जो कैलकुलेशन आप कर रहे हो वो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ एक बेस आपको चाहिए होगा। ठीक है, या नहीं तो आप कैलकुलेशन बना लेते हो और रिजल्ट फिर आप क्लाइंट के साथ डिस्कस करके उसको वैलिडेट कर लेते हो कि जो रिजल्ट हमारे पास आया है दिस इज रॉन्ग या राइट है। ठीक है, देन ये जो बीच वाला जो व्हाइट स्क्रीन है जहाँ पे अभी ऐड डेटा टू योर रिपोर्ट ऐसा कुछ दिख रहा है, इसको हम कैनवास बोलते हैं। ठीक है, इस कैनवास के ऊपर, कैनवास मतलब कैनवास एक वर्ड होता है। जैसे नॉर्मली आप कोई पेंटिंग भी करने रहते हो तो उसको भी कैनवास ही बोलते हैं, क्योंकि एक व्हाइट स्क्रीन होता है, व्हाइट बोर्ड होता है वो। वैसे ही एक व्हाइट बोर्ड है ये, जिसके ऊपर आप विजुअलाइजेशन आपको करनी होती है, तो इसको हम कैनवास बोलते हैं। और इस कैनवास का एक पेज है, यहाँ पे पेज 1 दिख रहा है, तो ये इस कैनवास का दिस इज पेज 1। यहाँ पे मल्टीपल पेजेस आप ऐड कर सकते हो, पेज 1 पेज 2 ऐसे बहुत सारे पेजेस जितने चाहिए आप ऐड कर सकते हो रिपोर्ट्स में। ठीक है, तो रिपोर्ट जो होता है वो कॉम्बिनेशन या कलेक्शन ऑफ ऑल मल्टीपल पेजेस भी हो सकता है, या एक एक पेज का भी रिपोर्ट हो सकता है, डिपेंड अपॉन की कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या डेवलप करना है आपको। ठीक है, ये कैनवास हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये जो विजुअलाइजेशन दिख रहा है आपको, यहाँ पे आता है जो डिफरेंट डिफरेंट विजुअल्स है पावर बीआई के, इनबिल्ट विजुअल्स हम इसको बोलते हैं, कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम विजुअल्स को यूज करते हैं। जैसे दिस इज ये मेरा स्टैक बार चार्ट है, तो जैसे मैं उसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे स्क्रीन पे वो एक जगह ले लेगा। ठीक है, तो उसको आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, मूव कर सकते हो इधर उधर। ठीक है, जितना स्पेस उसको चाहिए उतनी स्पेस एलोकेट करके आप मल्टीपल और विजुअल्स भी ले सकते हो। जैसे मैंने ये लिया, देन में से ऐसे, तो मल्टीपल विजुअल्स आप ऐसे बना के फिर रिपोर्ट की एक लेआउट बनाते हो यहाँ पे कि मुझे कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है। ठीक है,
चीज़ें जब आप बनाते हो तो सबसे ज़्यादा होता है कि आप उसका एक लेआउट जो होता है, लेआउट मतलब वो दिखने के लिए भी एक उसको लुक एंड फील भी अच्छा चाहिए होता है, राइट? जैसे लड़कियां रंगोली बनाती है, ठीक है, तो कुछ भी नहीं बनाती है, अच्छे से बनाती है ना, तो देखने के लिए भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो जो कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो यहाँ पे हमें विजुअल्स के कलर्स, कौन से विजुअल में कौन से कलर्स देने हैं, कलर्स की थीम भी मैटर करती है। कि हो सकता है कि आपने एक कंट्री को लेट से येलो कलर दिया हुआ है, और येलो कलर आपने फिर दूसरे किसी स्टेट को भी दिया हुआ है, तो वैसे नहीं चलेगा, राइट? अगर मैं रिपोर्ट को देखता हूँ और एक कलर को देखता हूँ कि लेट्स से कंट्री, कई कई बार जो यूजर्स होता है वो यूजर्स कलर फाइंड आउट करता है कि भाई येलो कलर उसको रिपोर्ट में कहाँ कहाँ दिखता है, या ब्लू कलर उसको रिपोर्ट में कहाँ कहाँ दिखता है। तो कलर्स की थीम्स या कॉम्बिनेशंस भी मैटर करते हैं। जो आईज को भी, जो देखने वाला है उसको भी वो ठीक से दिखना चाहिए, एकदम भड़क कलर या एकदम डार्क कलर जो होते हैं, जो आईज को लगते हैं कभी कभी, राइट, देख नहीं पाते हम प्रॉपरली, तो वैसे कलर्स को अवॉइड करना होता है। अगर सब, कई कई बार क्लाइंट्स की खुद की उनकी थीम भी होती है कि मुझे इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस में, कलर कॉम्बिनेशन में ही चीज़ें चाहिए, मुझे पाई चार्ट में यही कलर यूज करने हैं, या बार चार्ट में दिस पर्टिकुलर कलर्स आई वांट, तो उस हिसाब से भी हमें काम करना पड़ता है। सो सिर्फ रिपोर्ट बनाना है, मतलब विजुअलाइजेशन बनाना ही काम नहीं होता है हमारा, फिर उस विजुअलाइजेशन को प्रॉपरली उसका लेआउट बनाना, उसको प्रॉपरली अरेंज करना, ठीक है, उसका लुक एंड फील कैसा रहेगा उस पर भी काम करना, प्रेजेंटेशन पे काम करना, ये चीज़ें भी हमें करनी पड़ती है रिपोर्ट के टाइम पे। सो रिपोर्ट भले ही सपोज आपका बनाने के लिए आपको 2 दिन लगे, लेकिन हो सकता है कि और 2 दिन लगे उसको लुक एंड फील ठीक करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे नहीं बोल सकते अपन कि एक रिपोर्ट आपको बनाने के लिए कितना टाइम जाएगा, वो टोटली डिपेंड करता है कि उस रिपोर्ट में आपको चाहिए क्या, ठीक है। कई कई बार आपको पूछा जाता है, सपोज इंटरव्यू में भी ये सवाल पूछा जाता है कि लेट्स से मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, बोलेंगे कुछ डेटा बोलेंगे आपको कि तो इसको बनाने के लिए कितना टाइम लग सकता है, या नॉर्मली बोलेंगे कि आपको अगर रिपोर्ट दिया जाए तो उसको आप कितने टाइम फ्रेम में बना लोगे, कितने दिन में बना लोगे। तो उसका आंसर आपको यही देना है कि इट टोटली डिपेंड अपॉन व्हाट वी रिक्वायर्ड और व्हाट क्लाइंट रिक्वायर्ड, राइट। हो सकता है कि उसको अगर सिर्फ टोटल कंट्री वाइज उसको सेल ही देखना है, एक ही विजुअल उस रिपोर्ट में देखना है, तो उसको 10 मिनट भी लग सकते हैं रिपोर्ट को बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन उसको कंट्री वाइज सेल्स देखना है, बट उसको लुक एंड फील पे भी काम करना है, तो उसको एक दिन भी जा सकता है प्रॉपरली उसको जैसे चाहिए वैसे अरेंज करने के लिए, या उसकी जो थीम्स है वो थीम्स को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बोलूँ तो थंब रूल कहता है कि 1.5 days इज इनफ फॉर 1 पेज, ठीक है। 1.5 दिन काफ़ी हो जाता है एक पेज को डेवलप करने के लिए। थंब रूल अगर मैं बोलूँ, अगर इन फ्यूचर आपको किसी चीज़ का कोटेशंस भी देने पड़ते हैं, राइट, हमें, क्योंकि जब हम एक्चुअली काम करते हैं तो जो हमारी कंपनी होती है या जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, जो भी नई रिक्वायरमेंट आती है तो सबसे पहले वो हमसे बात करते हैं कि दिस इज़ द न्यू रिक्वायरमेंट, तो इस्टिमेशन देना पड़ता है हमें क्लाइंट को कि ये रिक्वायरमेंट हम कितने दिनों में कर पाएंगे, ठीक है। ऐसी कंडीशंस में ऑलवेज हमें बफर लेके ही चलना चाहिए, हम हमेशा बफर लेके ही चलते हैं, राइट। क्योंकि अगर उस चीज को बनाने के लिए 5 दिन बोलेंगे तो हम 5 दिन नहीं बोलते उसको, हम 7 दिन बोलेंगे कि 2 दिन का हम बफर रहेंगे। हो सकता है कोई डेवलपर नहीं आया उस टाइम बीच में, ठीक है, या आपके डेटा सोर्स क्रेडेंशियल्स आप कनेक्ट नहीं कर पाए, या आप खुद बीमार पड़ गए, तो उस टाइम पे फिर क्या होगा, आपने जो कमिटमेंट किया हुआ है कमिटमेंट फेल हो जाएगा, राइट। तो हमेशा कमिटमेंट करते समय, एस्टिमेशन देते समय बफर टाइम एंड टेस्टिंग टाइम को ऐड करके चलना है हमें, ठीक है। ऑलवेज इन रियल लाइफ आप जब इंडस्ट्री में जाओगे तो ये चीज़ हमेशा माइंड में रखो कि जितना आपको टाइम फ्रेम बोला जाए, जैसे आपको पता है कि मुझे ये मैं 3 दिन में कर सकता होगा, लेकिन उसके लिए 5 दिन बोलो, कि कुछ बफर रखो, कुछ टेस्टिंग के लिए भी टाइम रखो, ठीक है। अंडरस्टैंड? सो वोटिंग का कोई फॉर्मेट होता है या कोई स्टोर कैपेसिटी होती है, उतनी कैपेसिटी में करना है, कुछ होता है? जैसे मैंने बोला कि हम यहाँ पे जो रिपोर्ट बनाते हैं मल्टीपल सोर्सेज से जब हम डेटा को पुल करते हैं, तो ये जो एक साइज, जैसे मैं अभी इस फाइल को मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ, इसको मैं सेव करूंगा ना, तो जैसे अपन की नॉर्मल एक्सेल की या कोई भी फाइल अपन सेव करते हैं तो उसकी एक मेमोरी होती है, उस फाइल की साइज होती है ना एक। जैसे अभी देखो यहाँ पे मेरे डाउनलोड के सेक्शन में अगर मैं देखा हूँ तो मल्टीपल फाइल्स रहेंगी, पावर की ऐसी कुछ फाइल्स बनेगी, ठीक है।
ऐसी कुछ फाइल और उसकी कुछ साइज है यहाँ पे देखो, जैसे ये 33 MB की है। तो अगर मुझे ये रिपोर्ट शेयर करना है तो इस फाइल की साइज पावर BI प्रो के हिसाब से 1 GB क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये 33 MB है, क्रॉस ही नहीं करेंगे। तो क्योंकि ये पावर BI बहुत डेटा को कॉम्प्रेस कर लेता है, ठीक है, तो इसलिए वो डेटा को इतना मतलब आप बहुत सारा मिलियंस ऑफ डेटा भी डालोगे तो वो 1 GB क्रॉस नहीं कर पाएगा, बहुत सारा कॉम्प्रेस कर लेता है डेटा को, ठीक है। तो यही फाइल साइज मैटर करती है जब आप रिपोर्ट बनाते हो। तो बहुत सारा बिग डेटा है तो उस केस में आपको थोड़ा इसके बारे में कॉशियस रहना पड़ता है कि आपकी फाइल साइज बढ़ ना जाए, ठीक है। तो इस केस में मल्टीपल वेज होते हैं पावर BI को डेटा से कनेक्ट करने के लिए, जैसे इंपोर्ट मोड एंड डायरेक्ट मोड एक टर्म्स आती है वहाँ पे। जैसे इंपोर्ट मोड में हम डेटा यहाँ पे हमें दिखता है पावर BI में, बट डायरेक्ट मोड में वो डेटा नहीं दिखता है, बस मेटा डेटा जो होता है मतलब बस टेबल का लेआउट होता है, तो उस बस एज पर क्यूरी जो होता है वो डेटा फेच होके हमें दिखता है। तो उस केस में एक्चुअल जो साइज है वो बहुत कम हो जाती है रिपोर्ट्स की, लेकिन आप बिग डेटा के साथ भी रिपोर्ट जनरेशन कर सकते हो। तो टोटली डिपेंड अपॉन कि आप जिस डेटा को ले रहे हो वो डेटा कितनी साइज का, डेटाबेस कितना बड़ा है वो, ठीक है। इसका देखो तो इसी कम इसमें कुछ 10 lakhs है, 10 lakhs कुछ है, राइट, कुछ रो है 10,70,444। तो इतना डेटा है इसमें रोज, फिर भी इसका साइज 33 MB है, राइट। और एक ही टेबल नहीं, इसमें मल्टीपल टेबल्स भी, इन्वेंट्री है, सेल्स है, तो मल्टीपल टेबल्स को आप लेके रिपोर्ट बनाते हो, फिर भी डेटा की साइज इतनी नहीं बढ़ जाती। अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं तो लाइक काइंड ऑफ रिपोर्टिंग हम ऐसे लुक एंड फील थोड़ा देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे ये बटन्स, हम बटन्स ऐड करते हैं अपन फिल्टर्स को दिखाने के लिए, या अगर फिल्टर्स नहीं देखने तो उसको हम ऐड करते हैं, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज फिर पावर BI में आती है, ठीक है। तो जस्ट ए सिंपल एग्जांपल है कि किस काइंड ऑफ रिपोर्ट हम जनरेट कर सकते हैं। इससे भी बहुत वो भी टोटली डिपेंड करता है कि जो डेवलपर है उस डेवलपर की कैपेबिलिटी कितनी है सोचने की, उस पर भी बहुत सारा डिपेंड करता है। हो सकता है कि डेवलपर्स इसको और बेटर वे से रिप्रेजेंट कर सके, और बेटर बेटर ऑप्शन, क्योंकि कोई भी टूल होता है तो उस टूल्स की सारी इंफॉर्मेशन किसी एक डेवलपर को पता होना ऐसा पॉसिबल नहीं होता, राइट। कहीं कहीं किसी का वीक पॉइंट होता है, या किसी किसी के बारे में उसको ज़्यादा पता होता है, तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है किसी से। तो कहने का मतलब ये कि हर एक डेवलपर जो होता है वो अपने हिसाब से सोच के रिपोर्ट बनाता है, राइट। तो उसकी सोचने की कैपेबिलिटी के ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि वो रिपोर्ट को कितना एटोमाइज कर सकता है, कितना डायनेमिक बना सकता है, कितना लॉजिक वो डेवलप कर सकता है, बेस्ट लॉजिक, ठीक है। लॉजिक तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन जो लॉजिक प्रॉपरली ऑप्टिमाइज हो सके, जो सबसे सी आपका जो रन टाइम होगा या CPU जो होगा उसको कम लोड दे सके, ऐसा लॉजिक भी बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है डेवलपर की लॉजिक बनाने की स्किल पे, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से ये अगर मेरी कैनवास की स्क्रीन हो गई, ठीक है। तो अगर मुझे पावर BI में डेटा को लोड करना होता है तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आता है गेट डेटा का, ठीक है। हम बस एक टेबल लोड करेंगे, आज का लेक्चर हम यहीं पे रोक देंगे। बस ये ऑप्शन देख लो कि ये जो गेट डेटा ऑप्शन होता है, इस गेट डेटा की हेल्प से अपन पावर BI में डेटा को लोड करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से। सो लेट्स से हमने जो फाइल एडवेंचर वर्क्स की जो फोल्डर जो सेव की हुई है हमारे सिस्टम में, दिस इज .csv, मतलब CSV डेटा टाइप की फाइल है वो, राइट।
अलग अलग डेटा टाइप होते हैं, राइट? जैसे पीडीएफ हो गया एक्सटेंशन, वैसे फाइल एक्सटेंशन आते हैं, जैसे पीडीएफ हो गए या जेपीजी हो गए, पीएनजी हो गए। तो वैसे अलग अलग फाइल्स को आप कनेक्ट करते हो, लेकिन जो जिस फाइल को कनेक्ट करना है आपको, उसका टाइप या एक्सटेंशन आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी टाइप की फाइल है। ठीक है, आप एक्सेल कनेक्टर यूज करके पीडीएफ को नहीं कनेक्ट कर सकते। ठीक है, पीडीएफ को कनेक्ट करने के लिए आपको पीडीएफ कनेक्टर ही लेना पड़ेगा। सो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस डेटा सोर्स को कनेक्ट करने वाले हो, इन शॉर्ट। ठीक है, सो डेटा सोर्स को, जिस डेटा सोर्स को, जैसे एसक्यूएल सर्वर हो गया, ओरेकल हो गए, जिस डेटा सोर्स को आपको कनेक्ट करना होता है, उस डेटा सोर्स के क्रेडेंशियल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं एक्चुअल कंपनी में कि हमको इस पर्टिकुलर डेटा सोर्स से डेटा को पुल करना है, तो उसके लिए ये क्रेडेंशियल्स है। तो हमारे केस में लेट्स से डॉट सी की जो फाइल है उसको हमें कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो लिस्ट आती है कि कॉमन डेटा सोर्सेज जो यूज होते हैं उनकी एक लिस्ट आई हुई है। और यहाँ पे जैसे मैं मोर पे क्लिक करूंगा ना, यहाँ पे और डेटा सोर्स आएंगे। अगर मैं ऑल, अभी यहाँ पे ऑल है, तो अगर मैं ऑल पे देखूँ तो लगभग एक 70-80 प्लस डेटा सोर्स यहाँ पे हैं जिनको आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और अगेन यहाँ पे बेस अपॉन उस डेटा सोर्स का, जैसे मैं अगर फाइल पे क्लिक करूँ तो देखो ये फाइल जैसे एक्सेल की फाइल हो गई, टेक्स्ट की, एक्सएमएल, जेसन, फोल्डर या पीडीएफ, ऐसे अलग अलग फाइल्स को कनेक्ट कर सकता हूँ। डेटाबेस की बात करूँ कि ये डेटाबेस है एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस या ओरेकल डेटाबेस, माई एसक्यूएल डेटाबेस, एसएपी हाना डेटाबेस, ऐसे डेटाबेसेस होते हैं जहाँ पे डेटा स्टोर हो। तो आपको उस, जिसको आपको कनेक्ट करना है वो पता होना चाहिए कि किसको मुझे कनेक्ट करना है, किस डेटा सोर्स को कनेक्ट करना है। ठीक है, अपने केस में टेक्स्ट सीएसवी जो है, क्योंकि मेरा जो डेटा सोर्स है वो सीएसवी टाइप का है, तो मैं टेक्स्ट सीएसवी कनेक्टर लूंगा और यहाँ पे कनेक्ट करूंगा। ठीक है, तो मेरे सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी और मुझे ब्राउज करने के लिए बोलेगा कि जिस फोल्डर में आपने रखा हुआ है वहां पे जाके क्लिक करो। जैसे मैंने डी में एडवेंचर वर्क नाम का फोल्डर रखा है और यहाँ पे मैं जाऊंगा तो ये फाइल्स मुझे दिखेंगी। तो मैं सबसे पहले इस कैलेंडर टेबल को मैं पुल कर रहा हूँ, उसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। ये उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करके एक पॉपअप मेरे सामने प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ऐसा पॉपअप मेरे सामने एक प्रोवाइड आएगा जहां पे वो मुझे एक प्रीव्यू दिखाएगा कि उस पर्टिकुलर कैलेंडर में कितने कॉलम्स है। राइट, यहाँ पे प्रीव्यू में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे देखो कॉलम 1 करके कुछ आ रहा है और उसकी नेम नीचे हेडर का नाम आ रहा है। कोई भी कॉलम का एक हेडर होता है, जैसे यहाँ भी इस केस में हेडर डेट है और उसके नीचे ये डेट, कुछ डेट्स दी हुई है, लेकिन एक नॉर्मली यहाँ पे कॉलम 1 करके एक आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे एग्जिस्टिंग, अभी जो टेबल, जिस डेटा को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ उसमें मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। अभी मुझे उस डेटा को क्लीन करना है इन शॉर्ट। ठीक है, जिस टेबल को, जिस डेटा सोर्स से आप डेटा को पुल कर रहे हो, उस डेटा सोर्स के डेटा को आपको क्लीन करना है। इस केस में मान लो कि अपने को ये कॉलम 1 का जो हेडर आया हुआ है वो नहीं चाहिए, मुझे हेडर का नाम क्या चाहिए, डेट चाहिए, कॉलम 1 नहीं चाहिए। तो मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। या ऐसे कंसिडर करो कि यहाँ पे लेट से 100 कॉलम्स हैं और उस 100 कॉलम में से मुझे सिर्फ 2 या 3 ही कॉलम चाहिए, तो बाकी के कॉलम्स तो रिमूव करने पड़ेंगे, राइट? तो वो सारे चेंजेस कहाँ पे कर सकते हैं अपन? वो सारे चेंजेस हम पावर क्यूरी में कर सकते हैं। तो पावर क्यूरी जो है ये पावर बीआई डेस्कटॉप का एक पार्ट हम बोल सकते हैं, जहां पे अपन डेटा को शेप कर सकते हैं। क्लीनिंग ऑपरेशन जो होता है, या ईटीएल जो बोल सकते हैं, ईटीएल एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग, ये जो पार्ट होता है जो हम डेटा सोर्स लेयर में किया था डेटा इंजीनियर्स ने, सेम वे पावर क्यूरी में हम वो कर सकते हैं। ठीक है, ये किस लिए? क्योंकि एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर डेटा है उसके अंदर भी हमें जो कुछ चेंजेस करने हैं, जो चेंजेस कर रहे हैं वो आपको इसी फाइल के लिए रहेंगे, वो डेटा सोर्स में चेंजेस नहीं होंगे। आपने जो डेटा पुल किया हुआ है और जिस वे से आप उस डेटा को यहाँ पे रखना चाहते हो उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, लेकिन वो चेंजेस डेटा सोर्स में नहीं होंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन डेटा सोर्स से जब आप डेटा को पुल करके पावर बीआई डेस्कटॉप में लाते हो, आफ्टर पुलिंग आपको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे मुझे यहाँ पे ये कॉलम 1 नहीं चाहिए, मुझे डेट चाहिए, या मुझे सिर्फ 3-4 कॉलम ही चाहिए आउट ऑफ 10 कॉलम। तो ये सारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस मुझे कहाँ पे करने हैं, तो पावर क्यूरी में मैं वो चेंजेस कर सकता हूँ। तो ये कंपोनेंट जो है अपना पावर क्यूरी का फर्स्ट कंपोनेंट, जो 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसमें से जो फर्स्ट कंपोनेंट है पावर क्यूरी, वो यहाँ पे स्टार्ट होता है कि जब आप गेट डेटा से
डेटा को पुल करते हो और एग्जिस्टिंग डेटा में आपको कुछ चेंजेस करने हैं, तो यहाँ पे देखो लोड एंड ट्रांसफॉर्म डेटा जो है ऑप्शन नीचे, वंस मैं अगर लोड कर दूंगा तो ये डेटा इधर पावर BI डेस्कटॉप में लोड हो जाएगा। अगर लोड करने से पहले मुझे उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूंगा। वंस मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूंगा तो पावर क्यूरी एडिटर का एक नया विंडो ओपन हो जाएगा पावर BI डेस्कटॉप के साइड में। ठीक है, और यहाँ पे वो मुझे दिखाएगा कि ये टेबल है, इस टेबल में ये पर्टिकुलर कॉलम है, और इस पे आपको अगर कुछ अभी कुछ ऑपरेशंस करने हैं तो यहाँ पे जैसे हमने पावर BI डेस्कटॉप में कुछ मेनू बार देखा था, सेम वे यहाँ पे भी कुछ मेनू बार है, ट्रांसफॉर्म करना है, मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस पे अपन देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए मैंने बस ट्रांसफॉर्म करके इसको मैं वापस से क्लोज करूंगा। कल हम वापस से डेटा को लोड करके एक्चुअल जो ट्रांसफॉर्मेशन है, कल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करेंगे, कैसे करेंगे अपन। ठीक है, मैं बस आपको प्रोसेस समझाने की बात कर रहा हूँ कि जब डेटा को अपन लोड कर रहे हैं पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, उस लोड किए हुए डेटा में मुझे कुछ चेंजेस करने हैं या मुझे डेटा को लोड करने से पहले उसमें कुछ क्लीनिंग करना है, तभी मुझे उसके बाद मुझे उसको लोड करना है। ये जो ऑपरेशंस रहेगा, ये ऑपरेशंस पावर क्यूरी में किया जाता है, पावर BI डेस्कटॉप में डेटा लोड होने से पहले। तो मैं जस्ट एक सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाता हूँ, जैसे कि इस केस में ये कॉलम 1 जो है, ये कॉलम 1 मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे होम में जाके यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर का ऑप्शन टिक कर लेता हूँ। देखो ये यहाँ पे एक अप्लाइड स्टेप्स में जो भी आप चेंजेस करते हो यहाँ पे रिकॉर्ड होते जाते हैं, और ये कॉलम 1 का जो नाम है वो निकल के डेट का जो फर्स्ट यहाँ पे रो था वो एज ए हेडर चला गया है। ये चेंजेस अगर होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मेरे चेंजेस हो गए, मैं होम पे जाके यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई इस बटन को क्लिक करता हूँ, देन पावर BI डेस्कटॉप में वो चेंज किया हुआ डेटा यहाँ पे लोड होगा, और पावर क्यूरी की जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगी। तो बिफोर लोडिंग डेटा इनटू द पावर BI डेस्कटॉप आपने उस डेटा को पावर क्यूरी में क्लीन किया, और फिर यहाँ पे डेटा के सेक्शन में सी यहाँ पे एडवेंचर वर्क का जो कैलेंडर का टेबल था वो मुझे अभी दिखाई देगा। इवन डेटा व्यू में, पावर BI के टेबल व्यू में मुझे वो डेटा यहाँ पे दिखाई देगा। सी ये डेट का कॉलम है, उसको जो कॉलम 1 का नाम था वो अभी दिख नहीं रहा है, बस डेट दिख रहा है और उसके नीचे डेट दिख रही है। ठीक है, अगर मॉडल व्यू में देखोगे तो अभी एक टेबल यहाँ पे मुझे दिखने लगा है, क्योंकि ये एक टेबल को लोड किया है हमने यहाँ पे। ओके, कल हम इसको वापस से लोड करेंगे, एक्चुअल जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना है, पावर क्यूरी का जो ऑपरेशन सीखना है, ये कल से हम स्टार्ट करेंगे पावर क्यूरी। ठीक है, पहले हम पावर क्यूरी के ऊपर फोकस करेंगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें करने हैं, पावर क्यूरी खत्म होने के बाद डेटा को फिर लोड करेंगे, उसके बाद मॉडल क्रिएट करेंगे एंड देन रिपोर्टिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक एक कंपोनेंट है, बारीकी से धीरे धीरे डिटेल में समझेंगे उसको। ओके, कुछ भी चीज समझते नहीं थे उसी टाइम मुझे पूछो, डाउट्स को अपने साथ मत रखो, क्योंकि रखोगे तो आगे आगे वो समझ में नहीं आएगा फिर आगे के स्टेप्स। ठीक है, कुछ भी नहीं समझते तो तुरंत पूछो। ओके, ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट, कुछ डाउट इसमें? कल वापस से हम ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करेंगे तो ये स्टेप्स में बताऊंगा वापस। समझ में आ रहा है? Yes. ओके, नरेश समझ में आ गया ना? ओके फाइन, देन फिर कल मिलते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग जो है ये मैं शेयर कर लूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर कल, बाय बाय।